गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में बेटा जो हमने शेयर्स का ट्रीटमेंट पढ़ा था उसमें कोई डाउट है तो बोलो। लास्ट क्लास में जो शेयर्स का ट्रीटमेंट पढ़ा था उसमें कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है? चलिए अच्छी बात है। अरे माइक ऑफ कर लो भैया, जिसको कुछ बोलना ना हो माइक ऑफ कर लो, ऑन करके मत छोड़ो। चलिए तो आज हम चल रहे हैं नेक्स्ट आगे। कितने केस हो गए थे स्पेशल केस बता सकते हैं? नंबर ऑफ केस कितने हो गए थे? तो 4 हो गए। आगे हो गए? अच्छा ठीक बस 4 ही हुए। ओके 5 पे आइए। नेक्स्ट केस कह रहा है सर ESOP। ठीक है, वैसे मैंने आपको एक दिन ये समझाया था ESOP का कंसेप्ट, जब मैंने ये कहा था कि बहुत सारी इनकम 2 हेड में कवर होती है। ठीक है, तो आप दोबारा देख लेते हैं। सर आपको ESOP मिला कब मिला? सर 2016-17 में मिला था, और वो भी 1 जून 2016 को मिला था सर। हाँ सर, अलॉटमेंट हुआ सर शेयर का, ये तो ऑप्शन मिला था, ऑप्शन। ठीक है, और आपने एक्सरसाइज भी कर लिया इसी दिन, आप ये मान लीजिए एक्सरसाइज भी कर लिया। फिर आपको अलॉटमेंट हो गया शेयर्स का 1/8/2016 को। ठीक है, कितने रुपए में मिला था सर ये ऑफर? तो ये ऑफर मिला था सर 60 रुपीज ईच में, जबकि इस दिन की मार्केट वैल्यू कितनी थी सर? 95 थी सर। ओके ठीक है, अब आपके पास अलॉटमेंट आ गया, शेयर्स आ गए, और आपने उन शेयर्स को बेच दिया सर, आपने उन शेयर्स को सोल्ड कर दिया 2020-21 में, और वो भी 220 ईच। ठीक है, ओके सर। अब 2 हेड में ये इनकम कवर हो रही है, 2 हेड में ये इनकम कवर हो रही है। बता सकते हैं पहला हेड कौन सा है सर? पहला हेड कौन सा है बता सकते हैं? जब ये ऑप्शन मिला होगा तो सर ये इनकम सैलरी में गई होगी, सैलरी में गई होगी। ठीक है, पर हम तो सर पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन, हमें तो सर कैपिटल गेन से मतलब है, तो ये तो इसमें आइए सर, कैपिटल गेन की बात कर लेते हैं। सर बहुत कैपिटल ज्यादा। जी सर वॉइस कट रही बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। कितनी? 2-3 किलो? ये आप सब एक तो माइक ऑफ कर दो, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा मेरी परमिशन के बिना। चलो मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। मैसेज में बोलो बेटा, क्योंकि क्रॉस होते हैं ना, जब 2 माइक ऑन होते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब ठीक है, अब सही आ रही है आवाज? अभी ठीक आ रही है? ओके डन। तो सर हम तो बात कैपिटल गेन की कर रहे हैं, हम तो बात किसकी कर रहे हैं सर? कैपिटल गेन की कर रहे हैं। तो कैपिटल गेन के लिए सिर्फ हमें तो रूल पता करने हैं, और क्या क्या रूल होंगे। तो सबसे पहले आ जाइए सेल कंसिडरेशन पे, बताइए
सेल कंसिडरेशन कितना होगा कैपिटल गेन के लिए? व्हाट वुड बी सेल कंसिडरेशन? 220। तो मैं प्रोविजन के तौर पे लिख रहा हूँ सर, एक्चुअल सेल प्राइस, राइट? हाँ सर। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी सर? कुछ लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ लोग कंसिस्टेंटली गलतियां कर रहे हैं, कुछ लोग कंसिस्टेंटली सेम गलतियां कर रहे हैं। मतलब जो चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, वही गलती अगर आप रिपीट कर रहे हैं बेटा तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एफएमवी टेकन फॉर वैल्यूएशन ऑफ पर क्यूजिट। पर क्यूजिट के वैल्यूएशन के लिए सर जो एफएमवी काम में ली गई थी वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी सर। दैट मींस इस एग्जांपल के अंदर सर 95। ठीक है। क्यों सर? अरे बताया तो था कि सर यहाँ की एफएमवी इसके लिए सेल है, इसके लिए परचेज है, फिर भी गलती करने वाले सर 60। बताओ, इतना डिटेल में एक पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बात समझाई थी, और फिर भी अगर दोबारा से गलती करेंगे तो क्या होगा? चलिए, होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक? होल्डिंग पीरियड सर कहां से कहां तक? होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक लेंगे? जिस दिन ऑप्शन मिला वहां से, जिस दिन अलॉटमेंट हुआ वहां से, इस ईयर के एंड से, कहां से? तो सुन लीजिए सर, डेट ऑफ अलॉटमेंट, क्योंकि शेयर कब आए थे हमारे पास? शेयर तो अलॉटमेंट पे आए थे। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके सर डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके, क्योंकि अलॉटमेंट के दिन शेयर आए ना हमारे पास, तो हमारी होल्डिंग तो उस दिन हुई, तो वहां से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए सर आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, सबको टाइम दे रहा हूँ पूछने का, 1 मिनट का। किसी के भी कोई डाउट है यहाँ पे तो आराम से समझ लो और पूछ लो। चल, एफएमबी ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट है ना सर? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? फिर वही बेवकूफी कर रहे हो यार। एफएमबी ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट थोड़ी लेते हैं, एफएमबी ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन लेते हैं। अलॉटमेंट से तो होल्डिंग पीरियड ले रहे हैं, अलॉटमेंट से तो होल्डिंग पीरियड ले रहे हैं ना। एफएमवी तो डेट ऑन एक्सरसाइजिंग ऑप्शन लेते हैं, सैलरी में भी पढ़ा है हमने, यहाँ पे भी पढ़ा है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं भैया। जब शेयर्स की बात चल रही है तो शेयर्स की बात कर लेते हैं।
एक हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड इन अमलगमेशन। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड इन अमलगमेशन, ऐसे शेयर जो हमें अमलगमेशन में मिले हो उनका ट्रांसफर करने पे सर क्या होगा। तो देखते हैं सर उसका ट्रांसफर करने पे क्या होगा। इसको भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पर फिर भी देख लेते हैं सर कि सर हमने हज के 100 शेयर परचेज किए, कितने रुपए में? 45 में मान लीजिए सर, और 2006 में मान लीजिए, 2006-7 में, ठीक है सर। इस कंपनी का अमलगमेशन हो जाता है कौन सी कंपनी के साथ? वोडाफोन के साथ, ठीक है। और अमलगमेशन होने के बाद हमें जाहिर सी बात है हज के शेयर हमसे छीन लिए जाएंगे, और उसके बदले में हमें शेयर दे दिए जाएंगे किसके? वोडाफोन के, राइट। अब ये 100 के बदले 100 मिलेंगे या 100 के बदले 80 मिलेंगे, वो कंपनी का इंटरनल मैटर है, ठीक है। वो अपने को जितना भी मिले हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब इन फ्यूचर क्या हुआ सर? इन फ्यूचर सर ये हुआ कि हमने इन शेयर्स को बेच दिया, हमने इन शेयर्स को सोल्ड कर दिया सर 2020-21 में। कितने रुपए में सर? 125 ईच के हिसाब से बेच दिया, ओके, ठीक है। अब जिस दिन ये हुआ, क्या हुआ सर? अमलगमेशन हुआ। क्या हम पे कैपिटल गेन लगा? हमारे हज के शेयर चले गए थे और उसके बदले हमें वोडाफोन के शेयर मिल गए थे, तो क्या हम पे टैक्स लगेगा जिस दिन अमलगमेशन हुआ उस दिन? हाँ जी, जिस दिन अमलगमेशन हुआ उस दिन क्या हम पे टैक्स लगेगा? वेरी गुड, अच्छा आंसर है। कहते हैं नहीं सर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि सेक्शन 47 के तहत ये ट्रांसफर ही नहीं है, नो ट्रांसफर, तो नो कैपिटल गेन। चलिए अच्छी बात। जब 2020-21 में हमने वोडाफोन के शेयर बेचे तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? हाँ सर तब तो लगेगा। तो यहाँ पे सर ट्रांसफर है, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा तो हम बात कर लेते हैं सर, व्हाट वुड बी द सेल कंसिडरेशन? सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा? चलिए सर 125, यस। तो हम लिखते हैं एक्चुअल सेल प्राइस, ठीक है, विच इज 125। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी वोडाफोन के शेयर की? सर 45, राइट। तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन अमलगमेटिंग कंपनी, ठीक है। उस कंपनी में जितनी कॉस्ट थी वही नई कंपनी में कॉस्ट हो जाएगी। होल्डिंग पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 2010 में ये हुआ, 10-11 में, तो वहां से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक? कह रहे हैं सर 2006-7 से लेके 2020-21 तक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं होल्डिंग पीरियड ऑफ amalgamating company will also
इंक्लूडेड। ठीक है, देखिए एग्जांपल में बताना अलग है, थ्योरेटिकली लिख के बताना अलग है। क्या हमने क्या लिखा है, होल्डिंग पीरियड ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी विल आल्सो इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक तो होल्डिंग पीरियड है ही वोडाफोन के शेयर का, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास वोडाफोन के शेयर थे ही, तो उसके लिए तो सर कुछ सोचना है ही नहीं। पर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास वोडाफोन नहीं था, हज था, फिर भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो हमने ये लैंग्वेज लिखी है कि ये वाला पीरियड भी इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो जिन जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चल पाओ। चलिए नेक्स्ट केस ले रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर acquired in demerger। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर acquired in demerger। इसके लिए भी मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, आपको याद होगा कि सर हमारे पास पहले किसी कंपनी के शेयर थे, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी लिमिटेड के शेयर थे हमारे पास। कितने शेयर थे सर? 100 शेयर थे, जो हमने 120 ईच के हिसाब से परचेज किए थे 1 जून 2010 में। ओके, फर्दर हुआ क्या सर इस कंपनी का डीमर्जर हो गया। डीमर्जर हो गया तो ये कंपनी तो अपनी जगह है, ये कंपनी तो अभी जगह है, एक नई कंपनी और क्रिएट हो गई जिसका नाम रख दिया गया CBA लिमिटेड। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसमें से कुछ लोग गए। तो डीमर्जर होने का मतलब क्या है, टुकड़े, और टुकड़े होने का मतलब सिंपली बंटवारा। तो यहाँ से कुछ लोग निकल के गए, कहाँ से सर? ABC लिमिटेड। और उन्होंने एक अपनी नई कंपनी बनवा ली कि भैया हमें हमारे हिस्से का पैसा दे दो, हम जा रहे हैं और जाके एक नई कंपनी बनाएंगे। और उन्होंने अपनी नई कंपनी बना ली। तो जब उन्होंने नई कंपनी बनाई तो वो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी ले गए होंगे क्या? बताइए, क्या यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी ले गए होंगे, एसेट ले गए होंगे? हाँ सर, असेट तो ले गए होंगे। तो जब ये असेट यहाँ से लेके जा रहे थे तो उस असेट पे तो मेरा पैसा भी था, क्योंकि मैंने 100 शेयर ले रखे हैं ABC लिमिटेड में, उस पैसे पे तो मेरा भी हक था ना। यस, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे हक के बदले में मुझे अपनी कंपनी के शेयर भी दे दिए। ठीक है, मान लीजिए 50 शेयर दे दिया उन्होंने। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितने भी हो सकते हैं उससे कोई फर्क। क्या वो मुझसे पैसे लेंगे इन 50 शेयर के? क्या वो मुझे ये 50 शेयर बेच रहे हैं? नहीं सर, बेच थोड़ी रहे हैं, वो तो मेरे हक के बदले में मुझे दे रहे हैं, तो इसलिए वो मुझसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। क्या अब मेरे पास दो प्रॉपर्टी हो गई, एक ABC कंपनी के शेयर और एक CBA कंपनी के शेयर। क्या फिलहाल मेरे पास दो असेट हो गए सर? हाँ सर। डन। तो ये घटना हुई सारी 7 जुलाई 2013 को, और मुझे नए शेयर मिल गए। ठीक है सर। अब सर फ्यूचर में, ध्यान से सुनना, अब सर फ्यूचर में मैंने इन असेट को बेच दिया। ठीक है, कब? 2020-21 में बेच दिया सर। और वो भी कितनी रेट पे? सर
₹320 ईच, ठीक है। और मैंने इन शेयर्स को भी बेच दिया सर, कब? 2020-21 में, और कितने रुपए में? 180 ईच के तौर, राइट? ओके सर। अब सवाल ये बनता है कि जिस दिन सर ये डीमर्जर हुआ था और मुझे एबीसी के शेयर तो पड़े ही थे मेरे पास, मुझे सीबीए के और शेयर मिले थे, क्या मुझ पे यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा? पहला सवाल ये। नो ट्रांसफर, दैट्स व्हाई नो कैपिटल गेन। ओके, जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, डाउट हो तो जरूर पूछ लेना भैया, और तो आप कोई रिप्लाई करो ना करो, डाउट हो तो जरूर पूछ लेना, ठीक है। एटलीस्ट डाउट लेके घर मत जाना कि सर क्लास शुरू की थी तब भी हमें नहीं आता था, क्लास खत्म हुई तब भी हमें नहीं आता, वो वाली बात मत करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल गेट्स ने कहा था ना कि गरीब पैदा होना आपका गुनाह नहीं है, गरीब मरना आपका गुनाह है, बोला था कैसा? हाँ सर। तो वैसे क्लास में आते टाइम आपको ना आए वो आपका गुनाह नहीं है, पर क्लास से जाते टाइम आपको ना आए तो सोच लेना, ठीक है। चलिए सर, अब सर मैंने दो असेट ट्रांसफर की एक तो मैंने ये की और एक मैंने ये की, तो पहले बात एबीसी वाले की कर लें, ठीक है सर। सर एबीसी वाले का सेल कंसिडरेशन क्या है मेरे लिए, बताइए सर। एबीसी वाले का ₹320 है, तो ये तो एक्चुअल सेल प्राइस ही है। हाँ सर। सर सीबीए वाले का सेल कंसिडरेशन क्या है? 180 है क्या? ओके सर, होल्डिंग पीरियड क्या है एबीसी कंपनी के शेयर पे? सर 1 जून 2010 से लेके 2021 में जब तक भी बेचा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर लिख दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से यहाँ तक मैं लिख दूं कि सर ये होल्डिंग पीरियड है, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड क्या होगा सर? यहाँ पे होल्डिंग पीरियड क्या होगा? यस, यहाँ पे होल्डिंग पीरियड 2010 से लेके 2020-21 होगा। क्यों सर? क्योंकि हमारा जो पैसा बेसिकली इन्वेस्ट हुआ था वो तो सर यही हो गया था 2010 में ही, हमने यहाँ थोड़ी किया 2013 में पैसा इन्वेस्ट, तो इसलिए होल्डिंग पीरियड हम यहीं तक कर लेंगे। तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, होल्डिंग पीरियड ऑफ demerged company will also included. Holding period of demerged company will also included. Okay. चलिए, लास्ट पॉइंट सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है दोनों की? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है सर? एट्टी फोर्टी, अरे बाप रे, कैसे निकाला भाई 80-40? कोई तो कह रहा है सर 120, है ना, और कोई कह रहा है सर 80-40। 80-40 कैसे निकाला आपने? ऐसे कर दिया 100 शेयर ही है, 50 शेयर ही है। अच्छा मान लो ये भी 100 शेयर होते तो फिर क्या करते आप? 60-60? नहीं, गलत है। ओके, शुभम ने सही जवाब दिया। देखिए,
ये पर्सन यहां से गया और एसेट लेके गया, कितनी लेके गया हमें नहीं पता, कॉस्ट उतनी ही ट्रांसफर होगी जितनी वो एसेट लेके गया है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर। इस कंपनी की एसेट निकाल, पहले मैं इसकी निकाल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। डिमर्ज कंपनी की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नेटवर्थ आफ्टर डीमर्जर अपॉन नेटवर्थ बिफोर डीमर्जर। इंटर में पढ़ा हुआ है, ये लिखवाया हुआ है मैंने। हाँ जी, इंटर में ये फॉर्मूला लिखवाया था ना। पर किसी ने अप्लाई नहीं किया, फिर भी तुक्के वाले आंसर। ये अगर लिखवाया हुआ है ना, लिखवाया हुआ था, तो आंसर तो एटलीस्ट उसके हिसाब से देना चाहिए था, तुक्के वाले आंसर क्यों। ठीक है, चलिए। तो ये हमें निकालना है। अब सर नेटवर्थ कितनी है, तो हमें तो अजम्पशन लेनी पड़ेगी, हालांकि क्वेश्चन आपको बताएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो क्वेश्चन बताएगा, पर हमें तो नहीं पता, तो हम तो अजम्पशन ले लेते हैं सर। सर क्या, सर बिफोर डीमर्जर 6,000 करोड़ की नेटवर्थ थी, उसमें से 2,400 करोड़ ये ले गया, तो आफ्टर कितनी बच गई, 3,600 करोड़ रुपए बच गए, राइट। हाँ सर। तो इसका मतलब मैंने इस कंपनी में कितने पैसे लगाए थे सर, 100 शेयर 120 के हिसाब से। क्या मैंने 12,000 रुपए लगाए थे, बोलिए, क्या मैंने इस कंपनी में 12,000 रुपए लगाए थे क्या। बोलो भाई। हाँ सर, 12,000 लगाए थे। इस 12,000 के अगेंस्ट नेटवर्थ पड़ी थी सर 6,000 करोड़ की, ठीक है। पर अब बची है 3,600 करोड़ की। इसका मतलब इस कंपनी में मेरा कितना पैसा पड़ा है, इस कंपनी में मेरा कितना पैसा इन्वेस्टेड है। सर 7,200 रुपए। अरे 20,000 कहाँ से आ गया। 7,200 रुपए सर, बिल्कुल। तो मैंने टोटल 12,000 लगाए थे सर, उसमें से 7,200 रुपए तो मेरे यहाँ लगे हुए हैं। शुभम कह रहे हैं सर 20,000, बताओ कहाँ से लाया उठा के। कैलकुलेशन की है, बताओ कैसे। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सर। चलिए, यहाँ पे सर कैसे होगा, यहाँ पे बैलेंस निकाल दो, कॉस्ट माइनस, है ना, टोटल कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर इन डिमर्ज कंपनी, तो बैलेंस कितना आ जाएगा। लो जी, बस सिंपल है। बताइए आगे बात समझ में। दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कोई डाउट किसी, पहले और समझ लो एक बार आराम से, और कोई डाउट है तो पूछ लो।
चलिए, कोई डाउट नहीं है किसी को? सेवन केस हो गए थे ना, 8th केस पे आई है सर, सेक्शन 50C। 8th केस किसका है सर? सेक्शन 50C। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। ये भी कंसेप्ट आपका इंटर में पढ़ा हुआ है, याद है क्या किसी को? ओके, ये कह रहा है कि सर अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको कम वैल्यू पे शो करते हैं, ठीक है? तो ये खरीदने वाला और बेचने वाला इंडिया में दोनों ही कम वैल्यू पे शो करना चाहते हैं, ठीक है? कम क्यों करना चाहते हैं सर? क्योंकि उससे स्टाम्प ड्यूटी भी बचती है, उससे कैपिटल गेन भी बचता है, और उसमें व्हाइट मनी का भी ट्रांजेक्शन कम दिखाना पड़ता है, इसलिए सब लोग ऐसे करने लग गए। गवर्नमेंट को भी पता है, पर गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, हम तो ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि एक मिनिमम वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि भैया इस मिनिमम वैल्यू से कम हम आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? तो इन्होंने वाकई में ये ट्रांजेक्शन किया सपोज 1 करोड़ रुपए में, ठीक है? ये डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि हमने 60 लाख रुपए में ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है? डिपार्टमेंट ने कहा कि हम एक मिनिमम रेट फिक्स कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, डिपार्टमेंट ने क्या कहा? हम एक मिनिमम रेट फिक्स कर रहे हैं, और जिसका नाम है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। इसका नाम क्या है? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, कि इससे कम में हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे और इससे कम में हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, तो उसको स्टाम्प वैल्यू या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के नाम से आप जानते हैं। हमने कहा कि भैया आप कह रहे हो कि हमने 60 लाख में सौदा किया, ओके, इस दिन स्टाम्प वैल्यू कितनी है, ठीक है? इस दिन की स्टाम्प वैल्यू कितनी है सर? आप कहते हैं सर स्टाम्प वैल्यू है 65 लाख रुपए, तो बताइए हम कितने रुपए पे इस ट्रांजेक्शन को बुक करना चाहेंगे, मतलब हमारा सेल कंसिडरेशन क्या होगा? 65 लाख रुपए, अच्छा 65 लाख रुपए, ठीक। ये इन्होंने परचेज कब की थी? ले लेते हैं अपन 2008 में खरीदी होगी सर, 15 लाख रुपए में, ठीक है? और ये सोल्ड कर रहे हैं 2020-21 में, ठीक है? ओके, 65 लाख। ये आप इसलिए बोल रहे हैं कि सर आपने एक रूल पढ़ा था, क्या क्या रूल पढ़ा था भाई? ये रूल पढ़ा था सर, वैल्यू डिक्लेयर और
स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, whichever is higher, यही पढ़ा था क्या? हाँ सर, इसलिए हम कह रहे हैं कि 60 लाख रुपए और 60 लाख रुपए और 65 लाख रुपए जो भी ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता था, अभी मैं इसमें एक अमेंडमेंट है इस साल, ठीक है, ये अमेंडेड है इस बार, तो अमेंडमेंट भी बताऊंगा, पर उससे पहले मैं एक बार एक कंसेप्ट पूरा कर लेता हूँ कि सर ये तो बात आ, अब यहाँ पे एक सवाल उठता था कि सर ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की लेनी है। मान लीजिए कि इस दिन हमने एग्रीमेंट कर लिया, इस दिन हमने क्या कर लिया सर, एग्रीमेंट तो कर लिया, पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन बाद में करवा लेंगे, और बाद में हम पहुंचते हैं सर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ठीक है। अब जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचते हैं, हम तो जाके कहते हैं कि भैया वैल्यू डिक्लेयर हमारी 60 लाख रुपए है, रजिस्ट्रेशन कर दो, पर उस दिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाती है 70 लाख रुपए। उस दिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी हो जाती है? 70 लाख रुपए हो जाती है। तो वो कहते हैं भैया हम तो जो ज्यादा होगा उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो 60 लाख आप बता रहे हैं, 70 लाख की स्टाम्प वैल्यू है, तो हम तो 70 लाख पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। आगे बात समझ, हाँ सर। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे जब आप स्टाम्प ड्यूटी ले रहे होंगे तो कौन सी स्टाम्प ड्यूटी लेनी है? कौन सी स्टाम्प ड्यूटी लेनी है? डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टाम्प ड्यूटी या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टाम्प ड्यूटी? ये भी तो एक सवाल है, क्योंकि दोनों दिन स्टाम्प ड्यूटी अलग है, यहाँ 65 लाख है, यहाँ 70 लाख है, वैल्यू डिक्लेयर तो वही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ कह रहे हैं सर डेट ऑफ एग्रीमेंट और कुछ कह रहे हैं सर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आपने ये पॉइंट इंटर में पढ़ा हुआ था क्या? क्या ये पॉइंट आपने इंटर में पढ़ा हुआ है? हाँ सर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर भी वही तुक्के वाले आंसर दे रहे हैं। सुनो, इंटर में जब ये पॉइंट पढ़ाया था तो एक बात भी कही थी सर, ऐसे थोड़ी अपन कुछ भी बोल देंगे कि डेट ऑफ एग्रीमेंट ले लो या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लो, नो, ठीक है, कुछ लॉजिक होना चाहिए भैया, ऐसे नहीं चलेगा काम। तो सुनिए, लॉजिक ये था कि अगर आपने एग्रीमेंट किया है और आपका एग्रीमेंट अगर सच्चा है, वैलिड, तो जाहिर सी बात है एग्रीमेंट के टाइम आपने तो पेमेंट भी किया होगा। तो एग्रीमेंट कर रहा है तो बिना पेमेंट के तो एग्रीमेंट नहीं करते ना, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है एनी पेमेंट, एनी पेमेंट मेड on or before date of agreement by बैंक। क्या आपने एग्रीमेंट वाली डेट को या उससे पहले सामने वाली पार्टी को कोई पेमेंट किया है क्या? बताइए, क्या आपने कोई पेमेंट किया है? मतलब कि परचेजर ने, ठीक है, और एसएससी ने रिसीव किया है। तो ठीक है, अब ये तो सर क्वेश्चन बताएगा, हमें क्या पता। अगर क्वेश्चन कहता है कि यस एग्रीमेंट वाली डेट पे पेमेंट हुआ है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि आपकी जो सेल है वो एग्रीमेंट वाले दिन ही हो गई। बोलो हाँ या ना भाई। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि यस आपने एग्रीमेंट वाले दिन या उससे पहले ही पेमेंट कर दिया था, पूरा नहीं कुछ भी इसका, ठीक है, टोकन मनी भी दे दी थी, तो क्या ये फिक्स हो जाता है कि हाँ सर आपका एग्रीमेंट सही है? तो हम लेंगे डेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, तो हम लेंगे डेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है।
और आप कहते हैं कि नहीं साहब हमने तो कोई पेमेंट नहीं किया, तो ये साबित हो जाता है कि एग्रीमेंट वाले दिन आपका कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था। एग्रीमेंट वाले दिन तो आपका कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था, इसलिए फिर हम डेट कौन सी लेते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बताओ, बात समझ में आ गई? सीधा सिंपल फंडा है, सीधी सिंपल सिचुएशन है। अच्छा, ये पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ था इंटर में? पढ़ा हुआ तो था सर, और हमें तो एग्जाम सेंटर तक ही याद नहीं रहता, फाइनल तक तो कैसे रहेगा? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? ये सारी बातें हमने क्यों नहीं लिखी है सर? सर ये हमने सेल कंसिडरेशन निकालने के लिए लिखी है, ठीक है? सेल कंसिडरेशन निकालने के लिए इतने सारे रूल है। सर एसएससी में इसमें भी चीटिंग कर सकता है क्या? एसएससी इसमें चीटिंग कर सकता है क्या? चीटिंग नहीं हो सकती ना, बैंक में तो पास डेट में कभी पेमेंट आ ही नहीं सकता ना, बैंक में कभी भी पास डेट में पेमेंट नहीं हो सकता। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आज आपने सौदा किया है और आपको पता चलता है कि आज से 1 महीने पहले स्टाम्प ड्यूटी कम थी, तो क्यों ना हम बैक डेट में इसको रजिस्टर कर लें। तो स्टाम्प तो मे भी आप अरेंज कर लो बैक डेट में, पर पेमेंट नहीं हो सकता ना बैक डेट में, इसलिए प्रोविजन लाया गया। यहाँ तक किसी के कोई डाउट? यहाँ तक किसी के कोई डाउट? चलिए, एग्रीमेंट वैल्यू केस में नहीं, केस में नहीं हो सकती, केस में नहीं हो सकती, केस में हुआ तो कोई वैलिडिटी नहीं हो सकती। हमने लिखा ना बैंक, बैंक से ही होना चाहिए स्पेशली, तभी तो लिखा है। जी, कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, अब सर यहाँ पे एक कंसेप्ट और आया, और एक कंसेप्ट क्या आया कि सर जरूरी है क्या कि मैंने जानबूझ के वैल्यू कम डिक्लेयर की है? ये बताओ, क्या ये जरूरी है कि मैंने जानबूझ के वैल्यू कम डिक्लेयर किया है? इत्तेफाक भी तो हो सकते हैं, मैंने सौदा किया ही वाकई इतने में है, मैंने तो वाकई में सौदा 60 लाख में किया है, ठीक है? तो इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि सामने वाले ने मुझे स्टाम्प वैल्यू से कम में बेच दिया, कोई जरूरी थोड़ी है मैंने चोरी ही की है, हर आदमी चोर हो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना सर। तो बोला गया हाँ जरूरी तो नहीं है, तो उसमें क्या बोला गया कि चलो ठीक है, इस बात को भी हम एग्री करते हैं, है ना? और इसके लिए भी हम एक प्रोविजन बनाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोविजन बनाया गया 110%। आपको याद होगा पहले 105% का प्रोविजन था पिछले साल, याद आ रहे हैं? सर 105% का एक प्रोविजन था तो सही। अभी उस रेट को बढ़ा के 110% कर दिया गया है। उस रेट को बढ़ा के कितना कर दिया सर? 110% कर दिया है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रेट में और स्टाम्प ड्यूटी में 10% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो हम आपकी रेट को स्वीकार कर लेंगे, ठीक है? हम आपकी रेट को एक्सेप्ट कर लेंगे। कैसे सर? चलिए इसको थोड़ा नीचे करके हम समझने लगते हैं। आपने वैल्यू डिक्लेयर की 60 लाख रुपए, राइट? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 70 लाख रुपए। आपकी वैल्यू का अगर 110% कर दिया जाए, कितना होता है भाई 110% आपकी वैल्यू का? सर 66 लाख। आपकी वैल्यू का हमने 110% कर दिया, मतलब हमने मार्जिन कर दिया 10% का, और फिर हमने कंपेयर किया स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 70 लाख रुपए। इसका मतलब अभी भी स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा है, इसका मतलब अभी भी स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा है, और आपका डिफरेंस 10% से ज्यादा का है। बोलो हाँ है ना? बोलिए। आपकी वैल्यू का 110% कर दिया हमने, और फिर स्टाम्प ड्यूटी से कंपेयर किया तो अभी भी स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा है, तो इसका मतलब हम हमारा विच एवर हायर का जो कंसेप्ट है वो लगा दें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पे लगा दीजिए विच एवर इज हायर, ठीक है। लगेगा इन्हीं में से, लगेगा इन्हीं में से, ये तो सिर्फ चेकिंग है कि प्रोविजन लगाना है या नहीं लगाना है। बोलो बात समझ में आई? ये वाला केस समझ में आया। अब दूसरे केस में आएंगे। ये था पहला केस। दूसरे केस में कहा सर वैल्यू डिक्लेयर की आपने कितनी, 60 लाख। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है सर 65 लाख, ठीक है। आपकी वैल्यू का 110% कीजिए, आपने कहा सर 66 लाख रुपए, ठीक है। और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर 65 लाख। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू में 10% से ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बोलिए, क्या आपने जो वैल्यू डिक्लेयर की उसमें 10% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है? क्योंकि अब तो वो तो कम हो गया, स्टाम्प ड्यूटी कम हो गई। तो बोला कि भैया फिर ये विच एवर इज हायर का जो कंसेप्ट है कि नहीं लगेगा। अब विच एवर इज हायर का कंसेप्ट नहीं लगेगा तो कौन सी वैल्यू अडॉप्ट की जाएगी बताइए? जो आपने बोली है। मतलब हम ये मान रहे हैं कि आपने जानबूझ के कम नहीं बताया है, आपका ट्रांजैक्शन इतने में ही हुआ। आई बात समझ में? तो 60 लाख रुपए लेंगे वैल्यू। ओके, अगर दोबारा सुन लो, अगर सर डिफरेंस 10% से ज्यादा है तो ये रूल लगेगा और विच एवरेज हायर लेंगे हम। और अगर 10% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है तो ये रूल लगेगा ही नहीं। जो वैल्यू आपने डिक्लेयर की थी उसे ही हम सेल कंसिडरेशन ले लेंगे। आगे बात सुन लो। बोलिए। बोलो भाई, हाँ या ना, तो डाउट किसी को? ठीक है, तो मतलब सर ये जो रूल हमने पढ़ा है अभी, ये वाला रूल, ये तभी लगेगा जब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज्यादा हो 110% ऑफ वैल्यू डिक्लेयर से। ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये रूल तभी लगेगा जब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हो 110% ऑफ वैल्यू डिक्लेयर से। चलिए भाई, फाइनल कमेंट आज के लिए इतना ही। फाइनल कमेंट कर दीजिए यहाँ तक। आज जितने भी केसेस पढ़े हैं, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ओके, चलिए।